हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो एचटेट के लिए तो ये रामबाण साबित होगी ये वीडियो, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न है और बार बार यही प्रश्न आते हैं, चाहे वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तक के भी हैं काम के हैं, बाकी आल टीजीटी पीजीटी यूपी वाले जितने भी हैं। लेकिन एस्टेट के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये एस्टेट में ही पूछे गए प्रश्न हैं, बाकी भी पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और 1000 प्रश्न तो मैंने बिल्कुल ऐसे बोला है जो इसकी सीरियल डले हुई है, लेकिन 4 ऑप्शन और लगाकर कम से कम मैं आपको 5000 प्रश्न करवा दूंगी इन 1000 से, और इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा भी नहीं अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो और देखते हो तो। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एचटेट के लिए इस नंबर पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी अगर आप चाहते हैं तो। पूरी डिटेल बाद में बताऊंगी। अब शुरुआत करते हैं। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ही प्रश्न है। इससे पहले किसी ने एक वीडियो मैंने और डाल दी है, नहीं देखिए वो देख लेना। एस्टेट पीजीटी के प्रीवियस ईयर भी करवा दिए, वो भी देख लेना। ठीक है, तो इसमें देखो, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका रहेगा। इसमें क्या है? सु उपसर्ग है, सु प्लस में अल्प। ठीक है, और बाकी में क्या है? बाकी में सव उपसर्ग। क्या है? सव। ठीक है, सवार्थ मतलब सव मतलब होता है अपना, यानी अपना क्या है? स्वार्थ चाहना या अपना अर्थ चाहना, अपना फायदा चाहना। बाकी सु, इसमें सी वाले में सु है, बाकी तीनों में सव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न मने से बनने वाला संधि है, मतलब कि क्या है? विसर्ग संधि पूछा गया है, मने प्लस तर्क। तो 33वां का रहेगा सी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि हमें प्रश्न बहुत ज़्यादा करने हैं। उतना ही खाओ जितनी भूख है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताए, यानी क्रिया की विशेषता बताए, माफ कीजिए, जो क्या है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताई। तो यहाँ उतना ही खाओ जितनी भूख है। खाओ क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। खाना है, पीना है, तो ये क्या है? अकर्मक आती है, जो स्वाभाविक होती, जो प्राकृतिक होती है। लेकिन प्राकृतिक क्रियाओं को भी हम सकर्मक बना सकते हैं, जब मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अब इतना ही समझ। उतना ही क्या है? उतना ही क्या है? विशेषण है। उतना ही क्या है? विशेषण है। और ये मतलब क्रिया की, खाओ की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? खाना क्या है? अकर्मक क्रिया है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है उतना ही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर रहेगा। 34वां प्रश्न सी रहेगा। भारतेंदु की पत्रिका, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और मैं गारंटी लेती हूँ बहुत फायदे की वीडियो रहेगी, कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा मिलेगा। भारतेंदु पत्रिका के संपादक है तो राधा चरण गोस्वामी है। पेन कॉपी लेकर बैठा करो, कुछ पॉइंट नोट भी करने हैं और मेरे से पहले निशान लगा लिया करो सीरियल लगाकर। आपके कितने में से कितने उत्तर मतलब प्रश्न आ रहे हैं? 30 प्रश्न। वैसे 90 प्रश्न, 30 गुना कितना होगा? 120 प्रश्न डेली करवा रही हूँ वैसे मैं। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दूंगी इनका। भारतेंदु पत्रिका के राधा चरण गोस्वामी, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल 100% भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको जरूर ऑप्शन में मिलेगा। और जिसे नहीं पढ़ा है तो वो सोचेगा कि भारतेंदु नाम से तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित की होगी, बल्कि दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके संपादक कौन है? राधा चरण गोस्वामी है। अब मैं भारतेंदु की पत्रिकाओं के नाम बता देती हूँ, जल्दी से आप नोट करेंगे। इसमें है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा ये इनकी पहली है जो 1868 में आई थी। उसके बाद है हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद है हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 में आई थी। बाला बोधिनी ये 1874 में आई थी। ये तीनों ही पत्रिकाएं याद रख लेना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या है? पहले है कवि वचन सुधा, दूसरी है कवि वचन, दूसरी हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरी है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी पत्रिका ऐसी थी जो सिर्फ महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये भी याद करने की बातें हैं, ये आप जरूर देखो। डी रहेगा ऑप्शन। हर प्रश्न, हर लाइन, हर एक मेरा एक शब्द मेरा आपको एक प्रश्न दिलाएगा।
गजल विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। गजल विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने वाले 136 का रहेगा सी, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की गजलें आपके एनसीईआरटी में है, ये आपने पढ़ी होगी। हरिवंश राय बच्चन की मैं बात करूं, ये हालावाद के प्रवर्तक रहे थे। हालावाद है ऐसे, हालावाद है ऐसे, हरिवंश राय बच्चन। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया, इसे आप याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1907 में, और 1907 में इसके अलावा किस किस का जन्म हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी 1907 में हुआ था, महादेव वर्मा का भी 1907 में हुआ था, और हरिवंश राय, तीनों का ही जन्म 1907 में हुआ था। मैं कह रही हूँ ना, एक एक शब्द आपको एक एक नंबर दिलाएगा। कुछ कर पाने में असमर्थ होना अर्थ का दोदक मुहावरा है। कुछ कर पाने में, मान लीजिए अब आप तैयारी कर रहे हो, आपका कोई बहुत प्रयास कर रहे हो, कोई पेपर नहीं निकल रहा है और आपके पेपर में बैठे हो, ये निकल रहे, यहाँ से लेती हूँ कि आप जैसे कि हमारे जो पेपर में बैठे हो, कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, इधर उधर, अगर भले ही आपने चीटिंग नहीं करनी, मतलब नकल नहीं करनी, लेकिन फिर आप इधर उधर झांकने लगते हो, तो क्या होता है, बगले झांकना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो यहाँ मैं प्रश्न का उदाहरण इसलिए ले रही हूँ तो ताकि आप साधारण तरीके से समझ सको। लेकिन वैसे कुछ कर पाने में असमर्थ होना तो बगले झांकना है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। पान का पर्यायवाची शब्द है, ये है ऑप्शन नंबर डी। इतना बार पूछा जाता है, पता नहीं स्टेट वालों को ये पान का पर्यायवाची इतना क्यों पसंद आ रहा है। तांबुल, और हो सकता है आपकी बार भी आ जाए। और पाकी पत्रम क्या है, पत्ता का पर्यायवाची है, लेकिन ये क्या है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, चारों ही ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे हम। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो पंचमेल खिचड़ी का डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। इसकी ट्रिक रहेगी पंचमेल, अब जब खिचड़ी में 5 चीजें मिला दोगे तो खिचड़ी सुंदर ही होगी ना। तो पंचमेल खिचड़ी, या ऐसे सोपी कि हम पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर को चढ़ाएंगे। और श्याम सुंदर किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा है? तो सदुकड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ आपका रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंद्रकांत देवताले किस काव्यधारा के प्रमुख कवि है? तो ये 140 का, तो आपका रहेगा सी, साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता चंद्रकांत देवताले की। ठीक है, अब भाई 1 मिनट के लिए मुझे रोकना पड़ेगा। इनमें से किस कविता के रचयिता यशपाल नहीं है? उत्तमी माँ के भी हैं, ज्ञानदान के भी हैं, वो दुनिया के एक रात के यशपाल नहीं है। ठीक है, और उत्तमी माँ बहुत पूछा जाता है, ये यशपाल की रचना है। किस कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम था? तो सैयद इब्राहिम किसका? 42वां प्रश्न आपके ये है बीरस खान का। इससे पहले मैंने उपनाम की एक वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी है देख लेना। और एस्टेट के लिए रामबाण टॉपिक भी मैंने बना रखे हैं कि एस्टेट के लिए आपने क्या क्या पढ़ना है, वो भी वीडियो आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो एस्टेट वालों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एस्टेट के लिए मैंने टीजीटी के लिए बना रखे, पीजीटी के, तो वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। इसके साथ पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, किरण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं, किरण का पर्यायवाची है। ये थोड़ा सा नाम आ गया था अपने चैनल का, इसलिए थोड़ा हो गया। किरण का पर्यायवाची शब्द है मयंक है, वारिज है, मरीचि, यामिनी। मेरे उत्तर बताने से पहले निशान लगा लें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, ताकि अपना मूल्यांकन आप खुद कर सकें। किरण का पर्यायवाची रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मरीचि। किरज का क्या है? मरीचि। यामिनी किसका है? रात का पर्यायवाची है यामिनी। मयंक किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। वारिज किसका है? कमल का पर्यायवाची। वारिज, वारिज मतलब वारी, वारी मतलब पानी, पानी, जय मतलब जन्म लेना। पानी में जन्म कौन लेता है? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेंढक भी पानी में रहता है, मछली भी रहती है, लेकिन रूढ़ शब्द किसके लिए होगा? जो किसी विशेष अर्थ के लिए कोई शब्द रूढ़ हो जाता है तो उसे क्या है, वो बहुरी में चला जाता है। जैसे कि वारिज है, वारिज वैसे बहुरी समास भी वारिज है, वारिज को कमल को भी कहते हैं। और क्या है? मयंक ये चंद्रमा का है, मरीचि किसका है? किरण का है। और यामिनी किसका है? रात का है। सूफी काव्य धारा की सर्वप्रथम रचना है, सूफी काव्य धारा की 44वां रहेगी चंदायन। चंदायन क्या क्या अंशी है? चंदायन। और चंदायन किसकी है? चंदायन है मुल्ला दाऊद की। किसकी है? मुल्ला दाऊद की। और मधुमालती किसकी है? मंजन की है, मंजन की है। मधुमालती, मंजन, चंदायन, मुना। मरघावती किसकी है? कुतुबन की है।
मर्गावती कुतुबन की है। पद्मावती किसकी है? जायसी की। पद्मावती की रचना कब हुई थी? 1540 में। तो सभी का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है। पद्मावती जायसी की है 1540, मर्गावती कुतुबन की है, चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है, जायसी किसकी है? मंजन की है। चारों ही बता दिए, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने, ये तो चंदायन को वैसे सूफी काव्य धारा का मतलब ज्यादातर कवि लेखकों ने माना है, लेकिन मर्गावती को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल का भी पूछा जाता है। अनशन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें क्या है? अनय, अनशन, अनय। तो देखो अनशन का पहले आप अर्थ जान लो। अनशन का मतलब हो गया भोज्य पदार्थों का त्याग कर देना, यानी खाद्य पदार्थों का त्याग करना। जैसे हड़ताल पे बैठते हो, मान लीजिए किसी की कोई मांगे पूरी नहीं होती, आप भी बैठे होगे कभी, हड़ताल कर देते हो, अनशन तो आपने नहीं किया होगा। खाना पीना मतलब त्याग देना बिल्कुल देखा होगा आपने। तो अनशन 145 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका। सुमित्रा नंदन पंत की ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें क्या है? तो देखो ये क्या है? सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार ये चिदम्बरा है। चिदम्बरा, और कब मिला चिदम्बरा के लिए? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ। और एकमात्र ऐसी कवित्री जिसे एकमात्र रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो भी नोट कर लेंगे आप। यामा के लिए 1982 में किसने मिला था? महादेव वर्मा को, 1982 में यामा के लिए, ठीक है। वो भी आप याद रखेंगे। पल्लव को क्या कहा जाता है? पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और पल्लव किसकी? पंत की रचना है। छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? बार बार आता है, तो ये पल्लव को कहा जाता है। ग्रंथि ग्राम्या 1940 में लिखी गई थी, ग्रंथि 1920 में लिखी गई थी। तो ये सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए हैं। वानर पत्रिका संपादन किसने किया है? देखो थोड़ी, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी स्पीड से चल रही हूँ, तो आपके इसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आप क्या है, ऑप्शन में जाकर कम भी कर सकते हो और तेज भी कर सकते हो। मेरी आवाज़ को कम भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से बोल रही हूँ कि थोड़ा धीरे करवाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दोगे, ठीक है। क्योंकि एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था, मैम आप तो छोटे बच्चों की तरह धीरे धीरे करवाती हो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड को तेज कर लिया। अगर आपको लग रहा है तो आप तेज भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे, तो जो भी आप कम भी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। वानर बाल पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो वानर, ये इतनी बार पूछा गया, स्टेट में बहुत बार प्रश्न है। ये राम नरेश त्रिपाठी है। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी है। फणीश्वर नाथ रेणु की मैं बात करूं तो मैला आंचल इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, और ये पहला आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल ये लिखा है इन्होंने 1954 में। इससे पहले भी बलचनमा नागार्जुन ने भी लिखा है आंचलिक उपन्यास, नागार्जुन ने भी लिखा है, बलचनमा लिखा है, और उन्होंने भी लिखा है। लेकिन इसे क्यों मैला आंचल के कहा गया है? क्योंकि इसमें आंचलिकता के सारे गुण विद्यमान थे, तभी मैला आंचल को पहला आंचलिक उपन्यास माना गया। और ये नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्या सिलेबस भी लगाया 1954 में मैला आंचल, ठीक है। और बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी बादल राग आपकी सिलेबस में, बादल राग कविता सूर्यकांत ने। सरोज समर्थी जो विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत कहा गया है, सरोज समर्थी जो इनके अपने बेटे की याद में इन्होंने लिखा था, ठीक है। ये रहा, इसका रहेगा। धर्मवीर भारती की मैं बात करती हूँ तो ये गुनाहों का देवता भी, इन्होंने इनकी रचना काफी प्रसिद्ध रही है, गुनाहों का देवता। अंधा युग भी धर्मवीर भारती की है। अरे ये क्या है? अंधा युग काफी फेमस रचना है इनकी। कटु यथार्थ के साथ मनोवांछित समाधान तक पहुंचाने वाली रचना कौन सी है? मतलब कटु यथार्थ के साथ ही मनोवांछित समाधान तक पहुंचने वाली रचना कहलाती है। तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर 1 आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी की रचना का मतलब होता है जिसमें समाज का कटु सत्य भी होता है। आदर्श मतलब जब उसका अंत होता है तो कोई ना कोई वो समाज को सीख देकर जाती है। वो रचना समाज को एक नई दिशा देती है, और जो समाज में जो बुराई फैली हुई है उसे पर अंतिम में विजय मिलती है। और इसको किसने अपनाया था? प्रेमचंद ने मनाया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और प्रेमचंद के उपन्यास थे जैसे गोदान है, सेवा सदन है, गबन है, और इतने इनकी बहुत से ऐसे उपन्यास है जो प्रेमचंद पहले आदर्शोन्मुखी लिखते थे, बाद में यथार्थवाद पर आ गई थी। यानी पहले तो इनकी रचनाओं से क्या थी, मतलब ऐसी थी जैसे कि
बहुत से ऐसे थे, जैसे सेवा सदन है, तो सेवा सदन उपन्यास में ऐसा तो होता था कि बिल्कुल आदर्श की बातें जैसे। उसके बाद गोदान इन्होंने यथार्थ पर लिखा है, तो ये जानने जरूरी है। कभी आपको लगेगा कि समय ज़्यादा ले रही हूँ, ये आपके मैं कह रही हूँ एक एक शब्द आपको एक एक नंबर दिलाएगा, ठीक है। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। मैथिली यात्री नाम से प्रतिष्ठित कवि हैं, तो 149 का प्रश्न आपकी स्क्रीन। तो मैथिली नाम से लिखते थे नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम बहुत पूछा जाए, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इसका नाम है वास्तविक, वैद्यनाथ मिश्र, ये इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। और इनका यात्री नाम से भी ये नागार्जुन से भी क्या है कविता लिखते थे, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम आप लिखेंगे। विद्यापति को क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, ठीक है। और त्रिलोचन का जन्म कई बार पूछा जाता है। त्रिलोचन का 1917 में जन्म हुआ था त्रिलोचन का, ठीक है। और इनकी रचना एक काफी प्रसिद्ध है, धरती इनकी त्रिलोचन की रचना जो काफी पूछी जाती है। तो तभी कहती हूँ अगर आप ये मेरी वीडियो देखते हो तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि क्या है आपके क्या है 4 चांद लग जाएंगे आपकी तैयारी में, ठीक है। अभी मैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि मैं क्या है प्रश्न ज़्यादा लेकर आऊँ या इतनी छोटी छोटी वीडियो बहुत है, ठीक है। अगली बार मैं ज़्यादा प्रश्न लेकर आऊँगी अगर आपके कमेंट के माध्यम से बताओगे तो। खड़ी बोली के प्रारंभ विकास की परंपरा लेखक चतुष्टय के नाम से 2 नाम से प्रसिद्ध है। यानी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभ विकास की परंपरा में लेखक चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध 2 नाम हैं। लेखक चतुष्टय मतलब होता है 4, और ये तत्सम भाषा का शब्द है। चतुष्टय मतलब 4, तो 4 कौन कौन से हैं? इसमें आपका लल्लूलाल, पहले मैं बता देती हूँ, लल्लूलाल है, सदर मिश्र है, इसके अलावा इंशाअल्लाह खां है, और इसके अलावा सदा सुखलाल है। इनके अलावा आपके ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लल्लूलाल सदर मिश्र के अलावा इंशाअल्लाह खां है, इंशाअल्लाह खां, और क्या है सदा सुखलाल। तो ये चारों मिलके चतुष्टय का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने प्रश्न किए। वैसे तो हमारे प्रश्न हुए हैं 20, लेकिन मैंने आपको कम से कम 80% 20 मिनट में 15 मिनट में बल्कि 80% करवा दी हैं। अगर आपको एस्टेट की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर एस्टेट की PDF प्राप्त कर सकते हैं। नंबर मैं बता देती हूँ आपको, नंबर है 90 68 68 49 54, और ये RTGT PGT की रहेगी। इसके बाद आपको के और PDF या कहीं से बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नेट का पाठ्यक्रम लोगे तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर लिखित के आपको फ्री मिलेंगे, और मात्र 999 रुपये इनका रेट है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये भी सीमित समय के लिए। बाद में अगर आपको ऑब्जेक्टिव होता है तो जल्दी मैं इसके 1500 रुपये वैसे ले रही थी, इसका रेट बढ़ा दूंगी। और रही बात एस्टेट और EMRS NVS, EMRS की भर्ती और NVS की, तो उसके लिए मात्र 899 रुपये की PDF है। लेकिन जब भर्ती आ जाएगी तो भाई इनका रेट भी बढ़ने वाला है। तो आप जल्दी से कमेंट करके आप 90 68 68 49 पर क्या है PDF प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। EMRS NVS की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि उससे 12% नहीं आएगा, ठीक है। और रही बात एस्टेट की है, एस्टेट में भी काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन एस्टेट की मेहनत आपको, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं तो वो निःशुल्क भी मिल रहे हैं। आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर आपको निःशुल्क मिलेंगे, ठीक है। और ये PDF भी आपको निःशुल्क मिलेगी, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज आपको निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी आप अवश्य ज्वाइन करो। अगर आपको नोट्स चाहिए, फिर बता दूं UGC नेट के भी ऑब्जेक्टिव, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT, एस्टेट, EMRS NVS के, तो आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। और भाई बाद में इनका क्या, जब भर्ती आने के बाद इनका रेट बढ़ने वाला है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये बोलते हैं मैम कितने पेज हैं, वो नहीं तो मैं किसी का प्रश्न नाम नहीं लूँगी। लेकिन देखो दोस्तों, समय है ना, पैसा 1000-1500 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। इतने के, इससे ज़्यादा के तो आप कपड़े पहन लेते हो,
लेकिन समय बहुत कीमती होता है। अगर समय चला गया तो आप फिर लौट कर नहीं आएगा। भर्तियां बार बार में नहीं आती है। अभी सरकार भर्ती करने के मूड में है, और जब सरकार को 1 साल हो जाएगा तो फिर बही खाता बंद कर देगी सरकार, फिर वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो फिर क्या, फिर लगना कि उम्र की दौड़ में कि उम्र हमें कम छूट मिल जाए तो हम क्या तैयारी कर लें। तो सबसे जो कीमती समय हमारा समय है। और बाकी मैं 1000-1500 रुपये में आपके बहुत बड़ी करोड़पति हस्ती नहीं बन जाऊंगी, और क्या है, आप कंगाल नहीं हो जाओगे कि 1000-1500, लेकिन इतना जरूर कि 1000-1500 में आप एक कम से कम 70,000 नौकरी के काबिल जरूर हो जाओगे। रही बात हरियाणा की बाकी 15-15 हज़ार के नोट्स मिल रहे हैं, तो ये मेरा यूट्यूब पे सबसे सस्ता है। उसके बाद में इसका फीस बढ़ाने वाली हूँ, तो सिर्फ 3 दिन के लिए ही आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाद में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस तरह की सीरीज प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम, नेट का पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। PDF के सिर्फ पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ की तैयारी भी आपकी मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए और जल्दी मेरे से आप खुशखबरी सुनाओ, और फिर मैं आपके साथ लाइव वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।